नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में। आज हम भारतीय भूगोल की दूसरी कक्षा का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो देखिए, किसी भी देश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को समझने से पूर्व आपको दो चीजों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। चाहे आप भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पढ़ें, दुनिया के किसी भी देश का अगर आप अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पढ़ने जा रहे हैं तो आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप रट तो लेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, या पूर्वी देशांतरी विस्तार इतना है, लेकिन उसमें आपको रटने के बाद कुछ समय पश्चात भूल जाएगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो कंसेप्ट क्लियर तब होगा जब आप अक्षांश व देशांतर रेखाओं को अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं अक्षांश व देशांतर रेखा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं होती क्या है और इनकी आवश्यकता आपकी पृथ्वी में पड़ी क्यों, ये अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या हैं, तो सीधी सी बात ये है कि अक्षांश व देशांतर रेखा कोई पृथ्वी में खींची गई कोई रेखा नहीं, आपकी पृथ्वी में कोई रेखा नहीं खींची गई, ये एक सिर्फ कल्पना है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अक्षांश व देशांतर रेखा कोई वास्तविक रेखा न होकर काल्पनिक रेखा है। अक्षांश व देशांतर रेखा कोई वास्तविक रेखा न होकर ऐसी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं जो हमारी पृथ्वी पर कल्पनाओं के तौर पर खींची गई है। ठीक, तो वास्तविक रूप से आपकी पृथ्वी में कोई भी रेखा नहीं खींची गई है, सिर्फ कल्पना की गई है। और ये दो रेखाएं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी आपकी पृथ्वी में, क्यों अक्षांश और देशांतर रेखाओं का होना आपकी पृथ्वी में आवश्यक है, क्या जरूरत है, इनकी उपयोगिताएं क्या है, तो सबसे पहली चीज अक्षांश और देशांतर रेखाएं का उपयोग क्या है, कार्य क्या है, जरूरत क्यों पड़ी इसकी पृथ्वी में। तो आपको बता दूं, आपकी पृथ्वी का जो आकार है, जिसे हम जियोड शेप बोलते हैं, आपकी पृथ्वी का जो आकार है जियोड शेप का, जिसे हम गोलाकार भी कहते हैं, लगभग गोलाभ भी कहते हैं। तो पृथ्वी की जो आकृति है कैसी है, गोलाकार। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि कोई भी गोल वस्तु, मान लीजिए आप कोई क्रिकेट की एक बॉल ले लीजिए या फुटबॉल ले लीजिए और फुटबॉल में आप एक बिंदु रख दीजिए। फुटबॉल में आप पेन से या मार्कर से आप हल्का सा एक बिंदु बना दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस फुटबॉल में जो आपने बिंदु रखा है उसकी पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसकी फुटबॉल में, उस बिंदु की फुटबॉल में स्थिति क्या है, तो क्या आप उस फुटबॉल में उस बिंदु की स्थिति बता सकते हैं? नहीं बता सकते। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता है कि फुटबॉल में यहाँ पास एक बिंदु है, लेकिन उसकी ना कोई दिशा होगी ना उसकी एग्जैक्ट कोई लोकेशन होगी। ठीक है, उसी प्रकार आपकी पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार, जिसे हम जियोड शेप भी कहते हैं, लंबवत गोलाभ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गोलाकार आकृति की जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में अगर कोई भी स्थान या बिंदु रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस बिंदु की लोकेशन क्या है, मान लीजिए यहाँ पास आपका भारत है, अब आपसे पूछा जाए कि भारत आपकी पृथ्वी में किस स्थान पर, किस दिशा में, यहाँ पास आपका इंडिया है, पृथ्वी में आपकी पृथ्वी है या आपका इंडिया है, और आपसे पूछा जाए कि आपका भारत पृथ्वी में किस दिशा में है। ये अक्षांशीय देशांतर रेखा कुछ नहीं है, लेकिन आप कुछ नहीं है उसके बाद आप बताइए कि पृथ्वी में भारत किस दिशा में स्थित, नहीं बता सकते, किसी बिंदु की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। लेकिन हमारे पृथ्वी में इन रेखाओं के माध्यम से, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की अवस्था
कि एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ज्ञात की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई भी जहाज है समुद्र में, नेवी का कोई जहाज है, गुम हो गया, तो घूम तो हो गया, मान लीजिए हिंद महासागर में खो गया, ठीक है। अब उसे सूचना डालनी है कि हम हिंद महासागर विशाल है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा लोगों को कि ये जहाज कहाँ किस क्षेत्र में घुमा होगा? तो जो उस जहाज को चला रहे होंगे वो अपनी सूचना, अपनी कंप्यूटराइज सूचना उस पर डालेंगे कि हम इतने डिग्री अक्षांश और इतने डिग्री देशांतर के मध्य हमारी जहाज फंसी हुई है, तो बचाने वाला उसी लोकेशन पर जाकर उस जहाज को बचाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम किसी भी आतंकवादी क्षेत्र में, किसी भी आतंकवादी कैंप में हमें मिसाइल गिराना है या बम गिराना है, परमाणु गिराना है किसी भी क्षेत्र पर, तो क्या हम हमारी जो प्लेन ऊपर चलती रहती हैं एयरफोर्स के द्वारा जो चलती रहती हैं, क्या वो देख के नीचे बम गिराते हैं? नहीं, उस पर वह आतंकवादी जिस क्षेत्र में उन्हें बम गिराना होता है वो पहले ही कंप्यूटराइज तरीके से सेट कर दिया जाता है कि इतने डिग्री अक्षांश और इतने डिग्री देशांतर के मध्य यह क्षेत्र है और यहाँ हमें बम गिराना है। तो मतलब उस पर पहले से ही सेव कर दी जाती हैं ये चीज़ें, और उसी क्षेत्र में और मिसाइल हो या बम हो जो भी हो वो उसी पोजीशन पे जाके गिर जाती है। तो पृथ्वी में किसी भी स्थिति या बिंदु की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञात करने में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। समय ज्ञात करने में, दूरी बदलाने में, समय ज्ञात करने में, दूरी बदलाने में, ठीक है, और ऊष्मा या ताप का निर्धारण करने में, ये चार चीजें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या उपयोग है आपकी पृथ्वी में, तो सबसे पहली चीज पृथ्वी पर किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने में, किसी बिंदु ज्ञात करने में, पृथ्वी में किसी बिंदु की स्थिति यानी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने में कि यहाँ पास मुजफ्फराबाद है, ये जम्मू कश्मीर का पीओके वाला क्षेत्र मुजफ्फराबाद है, यहाँ में परमाणु गिराना है और यह क्षेत्र 70 डिग्री पूर्वी देशांतर व 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो ये कंप्यूटराइज सूचना उस पर सेव कर दी जाएगी कि इतने डिग्री अक्षांश, इतने डिग्री देशांतर के मध्य यह लोकेशन, और इसी लोकेशन पर जाकर आपकी मिसाइल हो या बम हो या परमाणु छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस पर ये किसी भी पृथ्वी में किसी भी स्थिति या बिंदु का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा समय ज्ञात करने में, तीसरा है दूरी ज्ञात करने में, ठीक है, समय ज्ञात करने में, दूरी बताने में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है, और चौथा है ताप या ऊष्मा का निर्धारण करने में। ताप या ऊष्मा का भी निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही होता है। तो ये कई सारी चीजों में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आपकी पृथ्वी में। अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं को अच्छी तरीके से समझेंगे। अक्षांश रेखा या समांतर रेखा, इसी को कहते हैं, अंग्रेजी में इसे लैटिट्यूड कहते हैं। अक्षांश रेखा या समांतर रेखा, अक्षांश रेखा या समांतर रेखा। अगर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, अक्षांश और देशांतर रेखाएं दिखती कैसे हैं? अक्षांश व देशांतर रेखाएं की आकृति क्या होती है? तो देखिए, जो लेटी हुई आकृति की जो रेखाएं होती हैं इस प्रकार,
पृथ्वी में आपकी ऐसी जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर इस आकृति में होती है उन्हें हम देशांतर रेखाएं, ये वाली जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से मिलती है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं अक्षांश रेखा या समांतर रेखा या लैटिट्यूड लाइन। ठीक, अक्षांश रेखाएं क्या है, ये लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं क्या है? तो मैंने बताया कि यह रेखा वास्तविक रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखा है। हमारी पृथ्वी में इन रेखाओं की क्या की गई है, कल्पना की गई है, कोई वास्तविक रेखा नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु, ये हमारी पृथ्वी का एकदम केंद्रीय भाग। ठीक, अब इस केंद्रीय भाग से हम एक रेखा खींच देते हैं लेटी हुई, एक रेखा खींच देते हैं लेटी हुई, और इस रेखा को हम नाम क्या देते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पृथ्वी के केंद्र से हमने एक रेखा खींच दी, समांतर रेखा, एक पैरेलल रेखा खींच दी, जिसका नाम क्या दे दिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब यह जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और अंग्रेजी में इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो एक पृथ्वी के केंद्र बिंदु से एकदम पैरेलल समांतर खींची गई है, बीचों बीच खींची गई है, उसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, और इसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अब समझिएगा, यह जो भूमध्य रेखा है इसे भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भूखंड के एकदम बीचों बीच से गुजरी है। ठीक, अब यह जो भूमध्य रेखा है हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, हमारी पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में विभाजित करती है। गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा भाग। तो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो 2 हिस्सों में विभाजित करती है उसे हम किन किन नामों से जानते हैं, देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में जो हिस्सा होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर में जो पृथ्वी का शेप होता है, जो हिस्सा होता है, उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जो दक्षिण वाला हिस्सा होता है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भूमध्य रेखा का हमारी पृथ्वी में कार्य क्या है, हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करना, ये जो कि पृथ्वी के केंद्र से खींची गई। अब देखिए, जो आपकी अक्षांशीय रेखा है, ये रेखा न होकर क्या है, अक्षांशीय वृत्त है। हम इसे सामान्य तौर पर कह देते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। तो ये अक्षांश रेखा न होकर क्या है, वृत्त है। अगर आप इसे ग्लोब में उठा के देखें या कोई भी गोल, मान लीजिए जैसे ये गोल अवस्था है इसकी इतनी,
तो ये हम इसके चारों तरफ ऐसे रेखा खींच दें, ये पूरे एकदम गोल गोल। तो इसी प्रकार की आकृति की आपकी पृथ्वी में अक्षांशी रेखा है। आपकी पृथ्वी में अक्षांश रेखा न होकर क्या है, वृत्त है। या आपकी पृथ्वी पूरा इस प्रकार इसके गोल गोल ये रेखाएं खींची गई हैं। अब बोर्ड में तो ऐसा बनाना संभव नहीं है, लेकिन आप इसे समझ लीजिए कि जो अक्षांश रेखा है ये रेखा न होकर क्या है, वृत्त है, जिसे हम अक्षांशी वृत्त भी कहते हैं। ठीक, अब अक्षांश क्या है, हम अक्षांश रेखा पढ़ने जा रहे हैं। तो भूमध्य रेखा को तो हमने समझा कि ये पृथ्वी के केंद्र से हमने एक समांतर रेखा खींच दी, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं, जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। अब ये सबसे पहली चीज समझना जरूरी क्या है, अक्षांश क्या है। अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं? तो देखिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में, ये उत्तर वाला हिस्सा है और ये दक्षिण वाला हिस्सा है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। एक बार और बता रहा हूं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी भी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। समझिएगा, ये है पृथ्वी का केंद्र। अब कोणीय दूरी कह रहा है, कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है, जिसे हम डिग्री में मापते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, जिसके समांतर हमने 0 डिग्री अक्षांश खींचा। अब ये पृथ्वी के उत्तर या दक्षिण के किसी बिंदु, हम कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए हम ये बिंदु ले लेंगे। ठीक, अब पृथ्वी के उत्तर या दक्षिण के किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से, ये हो गया पृथ्वी का केंद्र, और पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी यानी कोण बनाती हुई जो दूरी होती है उसी को हम अक्षांश कहते हैं। इस बिंदु से हमने एक कोण बनाया, मान लीजिए ये जो कोण बना, ये जो एंगल बना 15 डिग्री है। ठीक, यहाँ पास एक कोण बना, एक एंगल बना जो कितने डिग्री का बना, 15 डिग्री का बना। तो ये कहाँ पास से बना, पृथ्वी के उत्तर में इस बिंदु से बना 15 डिग्री का एंगल। तो इसी के विषुवत रेखा के समांतर या पैरेलल हम एक रेखा खींच देंगे। अब ये जो रेखा खींच दी गई, कितने कोण बनाते हैं, 15 डिग्री कोण बनाते हुए उसी के समांतर हमने एक रेखा खींच दी। तो यह रेखा जो खींची गई, अब इस रेखा का नाम क्या होगा, 15 डिग्री, क्योंकि कितने डिग्री कोण बनाता है, 15 डिग्री। अब 15 डिग्री विषुवत रेखा कहाँ है, उत्तर में। ठीक है, और कैसी रेखा, अक्षांश रेखा, तो इसका नाम होगा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी प्रकार हम मान लीजिए ये बिंदु ले लिए, यहाँ पास एक बिंदु ले लिए, और यहाँ से हमने इस बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से एक कोणीय दूरी मापी। यहाँ पास का भी एंगल कितना बना, 15 डिग्री, और इसी के समांतर हम एक रेखा खींच दी। तो यह रेखा कितने डिग्री की हो जाएगी, 15 डिग्री। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के दक्षिण में हमने ये रेखा खींची है, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में यह रेखा खींची गई है, इस कारण इस रेखा का नाम पड़ेगा 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक, तो इतनी चीज समझ, मान लीजिए यहाँ पास हमें कोई बिंदु ले लें और इसे हम पृथ्वी के केंद्र से मापे, और इसका कोण कितने डिग्री का बना, लगभग 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना। हमने यहाँ पृथ्वी के उत्तर में एक बिंदु लिए और उस बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी मापे, तो कितना एंगल बना, 60 डिग्री का एंगल बना। और उस 60 डिग्री के पैरेलल हम एक समांतर रेखा खींच देते हैं, एक समांतर रेखा खींच दिए। तो उस समांतर रेखा को किस नाम से जानेंगे, जितने डिग्री का एंगल बना, 60 डिग्री का एंगल बना, तो 60
रेखा की? तो उत्तरी, और कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा, तो उत्तरी अक्षांश, तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये कहलाती है। ठीक, अब हम चलते हैं ध्रुवों की ओर। ये जो एकदम ये वाला हिस्सा है इसे हम ध्रुव कहते हैं। अब ध्रुव का ये बिंदु हमने लिया और यहां से पृथ्वी के केंद्र से कोण बना। अब ये कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का लास्ट बिंदु है, ये पृथ्वी का लास्ट बिंदु है, और जो लास्ट बिंदु का पृथ्वी के केंद्र से कोण कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पास ये 90 डिग्री का एंगल बना, तो यहां पास जो रेखा खींची जाएगी, यहाँ पर जो छोटी सी एकदम बिंदु के समान रेखा होगी, इसे हम रेखा नहीं कहेंगे, बिंदु ही कहेंगे। कितने डिग्री होगी? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी प्रकार यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। इसे हम साउथ पोल, एसपी। दक्षिणी ध्रुव। अब यहां पास भी 90 डिग्री का एंगल बना, तो यहां पास जो रेखा होगी बिंदु के रूप में, उसे हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक, तो 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, ये अंतिम एंगल बनता है। पृथ्वी के केंद्र से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण में अंतिम एंगल बनता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पास एक चीज समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक डिग्री के अंतराल में एक अक्षांश रेखा होती है, प्रत्येक डिग्री के अंतराल में एक रेखा होती है, अर्थात 90 डिग्री का अंतिम एंगल बनता है। तो जब एक डिग्री के अंतराल में एक रेखा होती है, तो टोटल रेखाएं विषुवत रेखा के उत्तर में कितनी होंगी? अक्षांश रेखा लगभग 90 होंगी, और विषुवत रेखा के दक्षिण में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो नीचे भी कितनी रेखाएं होंगी? 90 रेखाएं होंगी। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसका अंतिम कोण बना है 90 डिग्री का। नब्बे ऊपर 90 नीचे, तो ये अंतिम जो रेखा है ये ध्रुव पर बनती है, ध्रुव पर खींची गई है काल्पनिक रेखा। तो 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हुई? अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो हमारी पृथ्वी में अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल, अक्षांश रेखा पूछे, यहाँ प्रश्न बड़ा टेक्निकल पूछता है, अगर आपसे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो हमारी पृथ्वी में अक्षांश रेखा 179, अक्षांश रेखा कितनी है? 179, और अक्षांश कितने हैं पृथ्वी में? सिर्फ अक्षांश, रेखा नहीं कहेंगे, 181, और अक्षांशी बिंदु आपसे पूछे तो 2। अब समझिए, हमने एक प्रश्न खड़ा किया कि हमारी पृथ्वी में टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो टोटल हमारी पृथ्वी में अक्षांश रेखा की जब चर्चा की जाए तो कितनी है? 179। पूछिए क्यों? देखिए, ध्रुवों पर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो 90 डिग्री के एंगल बनाती हुई जो रेखाएं होती हैं, वो रेखा न होकर एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, रेखा न होकर क्या है? बिंदु है। रेखा न होकर बिंदु है, इसलिए इनकी गणना हम अक्षांश रेखाओं में न कर अक्षांशी बिंदु में करते हैं। ठीक, लेकिन आपकी पृथ्वी में पूछा जाए कि पृथ्वी में अक्षांश कितने हैं,
टोटल अक्षांश कितने, अक्षांश रेखा नहीं, हमारी पृथ्वी में अक्षांश कितने हैं 181 181, लेकिन अक्षांशी रेखा पूछा जाए हम इन दोनों ध्रुवों के जो बिंदु वाले अक्षांश है इनको हम छोड़ देंगे तो कितने बचेंगे 179। अब 179 कैसे, अब बात आई 179 कैसे, एक एक हम ऊपर से छोड़े तो कितने बचे 89 और एक रेखा हमने जोड़ दी 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये 9 9 18 19 8 8 16 17 ये हो गई आपकी 179 अक्षांश रेखा, जिसमें हम भूमध्य रेखा को भी शामिल करते हैं। और अक्षांशी बिंदु कितने हैं 2, एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हमारी पृथ्वी में अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं, अक्षांश कहते किसे हैं। एक बार मैं और से रिपीट किए दे रहा हूं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। चाहे कोई भी बिंदु ले लीजिए आप, उस दूरी को आप मापेंगे तो उस दूरी को हम क्या कहेंगे, अक्षांश ही कहेंगे। हमने देखा कि प्रत्येक डिग्री के अंतराल में एक अक्षांश रेखाएं होती हैं, प्रत्येक डिग्री के अंतराल में एक रेखा होती है। तो हमने जब अंतिम एंगल बनाया जो 90 डिग्री का बना तो हमें यह गणना में पता चला कि 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे और 0 डिग्री अक्षांश, इनको मिलाकर टोटल हम अगर पृथ्वी में अक्षांश की गणना करते हैं तो टोटल हो जाता है 181। लेकिन अक्षांशी रेखा अगर हम देखें तो अक्षांशी रेखा कितनी हो जाती है, इन दोनों बिंदुओं को 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो ध्रुवों में है, जो रेखा ना होकर बिंदु में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो उनको हटाकर हम जब गणना करते हैं तो 179 होती है और अक्षांशी बिंदु कितने हैं 2, यही। ठीक, अब समझिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये समांतर होती हैं, इस कारण इन्हें हम समांतर रेखा भी कहते हैं। अब ये कैसे समांतर होती हैं ये भी समझ लीजिए। अक्षांश रेखा समान दूरी में, समान अंतर में पैरेलल होती है, एक मतलब कह सकते हैं मतलब समान दूरी में एक खींची जाती है। जैसे कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये हमने एक रेखा खींची, ये रेखा खींची, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इन्हें हम समांतर रेखा भी कहते हैं, इन्हें हम समांतर रेखा भी कहते हैं। क्यों इन्हें समांतर रेखा कहते हैं, क्योंकि इन रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है, जो अक्षांश रेखाओं की मध्य की जो दूरी होती है वो समान होती है। अगर आप समान क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं का उपयोग क्या है, तो अक्षांश रेखाएं दूरी बताने का भी कार्य करती हैं। अक्षांश रेखाएं दूरी बताने का, दूरी की गणना करने का भी कार्य करती हैं। तो दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो समान होती है। अब देखिए ध्रुवों की ओर जाने में मतलब ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर, ये है ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों की ओर जाने पर चाहे उत्तरी ध्रुव साइड जाएगी चाहे दक्षिणी ध्रुव साइड जाएगी, आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है ये क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो ये पहला क्वेश्चन बनता है कि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है या बढ़ती है। तो ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो जाती है, घटती जाती है। देखिए यहाँ इसकी लंबाई विषुवत रेखा में जब एकदम केंद्र में है तो ज्यादा लंबी है, ऊपर जाते जाते इनकी लंबाई धीरे धीरे क्या होती जाती है, घटती जाती है। नीचे आते आते इनकी लंबाई घटती जाती है और जब 90 डिग्री पे पहुंचती है तो एकदम क्या हो जाती है, बिंदु के रूप में यह रेखा ना होकर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो
तो ध्रुवों की ओर जाने पर इन रेखाओं की लंबाई घटते जाती है, परंतु इन रेखाओं के मध्य की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है। मैंने एक चीज बोला कि इन रेखाओं को समांतर रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी समान होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर इन रेखाओं की लंबाई घटती जाती है और इनकी दूरियां बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर हमारी पृथ्वी जो होती है चपटी होती है। ध्रुवों पर जब आप ग्लोब देखेंगे, ग्लोब में देखिएगा सबसे पहले से पृथ्वी आपकी 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, अक्ष पर अपने 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, और उसका जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो चपटा होता है। तो जब ध्रुवों पर पृथ्वी के चपटा होने के कारण इन अक्षांशीय रेखाओं की जो बीच, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र पर आए, इस क्षेत्र पर इनकी दूरियां क्या हो जाती हैं, थोड़ी आपस में इन अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो पहला प्रश्न खड़ा होता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सामान्यतः कितनी होती है? तो आपने पढ़ा होगा 111 किलोमीटर, लेकिन इसका एग्जैक्ट डाटा है 111.13 किलोमीटर। इन दो अक्षांश रेखाओं की सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.13 किलोमीटर। ठीक, ये समान दूरी होती है, इसे हम 111 किलोमीटर में पढ़ लेते हैं कभी-कभी। अब जब ध्रुवों की ओर जाते हैं, जहां पृथ्वी का आकार क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, पृथ्वी का आकार चपटा होने के कारण यह जो दूरी होती है दो अक्षांशों के बीच की, वह बढ़ जाती है, और बढ़कर कितनी हो जाती है? 111.7 किलोमीटर, लगभग 0.6 की वृद्धि हो जाती है, 0.6 की वृद्धि, 0.6 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी की आकृति चपटी होती है, जिस कारण जो रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं, इनके बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है। सामान्यतः इनके दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। ठीक है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश, या भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा, या इक्वेटर। सारे के सारे नाम एक ही रेखा के नाम है, चाहे 0 डिग्री अक्षांश बोल दीजिए, चाहे भूमध्य रेखा, चाहे विषुवत रेखा, चाहे इक्वेटर। यह सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है, तो पृथ्वी का हमारे सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा, या इक्वेटर। ठीक, और सबसे छोटा अक्षांशीय वृत्त 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो उत्तरी ध्रुव पर है, और सबसे ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जो साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई हो गई आपकी। अब कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं की, अक्षांश रेखाओं में कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं के बारे में हम पढ़ते हैं, जानकारी अर्जित करते हैं। यहां तक अगर आपके समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी केंद्र से जो खींची जाती है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड लाइन की बात करते हैं। इसमें आपने नाम सुना होगा कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, तो इन रेखाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, और जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर के नाम से भी इसे जानते हैं। अब ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर में हमने एक बिंदु लिया। विषुवत रेखा के उत्तर में हमने एक बिंदु लिया, और उस बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से
विषुवत रेखा के उत्तर में हमने एक बिंदु लिया और उस बिंदु की हम पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी मापते हैं और वो कोणीय दूरी कितनी निकल के आती है? 23.5 डिग्री। ठीक है, यह जो कोणीय दूरी निकल के आए तो 23.5 डिग्री निकल के आए और इस 23.5 डिग्री को हम समांतर विषुवत रेखा की खींच देते हैं। ठीक, ये हमने विषुवत रेखा के समांतर 23.5 डिग्री रेखा खींच दिया। अब ये विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री जो हमने रेखा खींची, इसका नाम क्या होगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तर में है और अक्षांश रेखा, इसका नाम होगा 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है विषुवत रेखा के उत्तर में, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। उसी को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हमने दक्षिण में विषुवत रेखा के दक्षिण में बिंदु लिया और उसका कोण बनाया और वह कोण बना 23.5 डिग्री। विषुवत रेखा के दक्षिण में एक कोण हमने बनाया 23.5 डिग्री का और यह जो एंगल बना दक्षिण में विषुवत रेखा के, इसका नाम क्या होगा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि विषुवत रेखा के दक्षिण में हमने खींचा। तो 23.5 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर में जो खींची गई रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। उसे हम मकर रेखा कहते हैं। समझिए, 23.5 डिग्री विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा होती है और विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। विशेष रेखाएं होती हैं अक्षांश में। ठीक, फिर आगे चलते हैं। इसी प्रकार हमने पृथ्वी के उत्तर में एक बिंदु लिया और उसके पृथ्वी के केंद्र से, उसकी पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी मापी और वह दूरी निकल के आई कितनी? 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री पृथ्वी के उत्तर में, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब ये जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यह जो 66.5 डिग्री, मैं भी कारण बताऊंगा इन रेखाओं के विशेष नाम क्यों दिए गए हैं। ठीक है, 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसे हम आर्कटिक रेखा के नाम से भी जानते हैं। आर्कटिक रेखा बोलिए चाहे वृत्त बोलिए, कर्क रेखा बोलिए चाहे वृत्त बोलिए, मकर रेखा बोलिए चाहे वृत्त बोलिए, क्योंकि मकर वृत्त या कर्क वृत्त या आर्कटिक वृत्त, मैंने बताया अक्षांश रेखा न होकर वृत्त है, इन्हें हम कर्क वृत्त भी बोल सकते हैं, मकर वृत्त भी बोल सकते हैं, आर्कटिक वृत्त या रेखा कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो यह जो रेखा है कौन सी है? आर्कटिक रेखा। ठीक, इसी प्रकार हम पृथ्वी के विषुवत रेखा के दक्षिण में एक बिंदु लिए और इसकी हम कोणीय दूरी मापे, ये भी कितनी आई इसकी? 66.5 डिग्री। और यह जो दक्षिण में 66.5 डिग्री हुआ, तो इसे किसे क्या कहेंगे? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है इसे हम किस नाम से जानते हैं? अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त। तो पृथ्वी के केंद्र में जो रेखा है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, उसके उत्तर में 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे हम कर्क रेखा, उसके उत्तर में 66.5 जो है उसे हम आर्कटिक रेखा, इसी प्रकार नीचे 23.5 डिग्री उसे मकर रेखा, फिर 66.5 डिग्री उसे हम आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। अब बताइए कि इन रेखाओं के जो ये नाम दिए गए हैं विशिष्ट रूप से क्यों दिए गए? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण आ जाता है शोर
इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है सूर्य। अब समझते हैं क्यों। देखिए, पहली चीज हमारी जो पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोड आकार की, गोलाकार आकृति हमारी पृथ्वी की। यह जो गोलाकार आकृति की पृथ्वी है, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी गोलाकार आकृति की जो पृथ्वी है, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, इस कारण जो सूर्य का प्रकाश है, एक वर्ष में सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें, सूर्य का प्रकाश नहीं बोलेंगे, सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें, सूर्य के प्रकाश की लंबवत किरणें एक वर्ष में आपके विषुवत रेखा से आरंभ होती हैं और कर्क रेखा तक जाती हैं, और कर्क रेखा से पुनः विषुवत रेखा में आती है, फिर मकर रेखा तक जाती है, पुनः विषुवत रेखा पर वापस जाती है। समझ में आया? देखिए, जो सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें हैं, सीधी किरणें, हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष में झुकी होती है, जिस कारण से सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं, सीधी किरणें होती हैं, वो कहाँ पड़ती हैं एक वर्ष में? इस क्षेत्र में पड़ती हैं, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच, विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक, फिर पुनः कर्क रेखा से विषुवत रेखा, फिर विषुवत रेखा से मकर रेखा, फिर मकर रेखा से विषुवत रेखा। ये एक वर्ष में सूर्य की लंबवत किरणें इसी क्षेत्र में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच चमकती रहती है। ठीक है, अब इसका कारण आप सोचें कि सूर्य होगा इसका कारण, कि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य चमकती है। सूर्य नहीं है इसका कारण। मैंने बताया कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और यह अपने अक्ष में घूर्णन गति भी करती है, यह अपने अक्ष में घूर्णन गति भी करती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जिस कारण अपने अक्ष में पृथ्वी अपने अक्ष में घूर्णन गति भी करती है, सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जिस कारण सूर्य का जो लंबवत प्रकाश है एक वर्ष में 12 माह में कर्क रेखा भूमध्य रेखा से कर्क रेखा से भूमध्य रेखा से मकर रेखा से पुनः वापस विषुवत रेखा पर चमकता रहता है। लंबवत किरणें, सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें एक वर्ष में कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य ही चमकती रहती है। अब ये बताइए, सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें जिस क्षेत्र में पड़ेंगी, सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें जिस क्षेत्र में पड़ेगी, वह क्षेत्र कैसा होगा? ठंडा हो कि गर्म? सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें जिस क्षेत्र में पड़ेगी, तो सामान्य सी चीज है कि वह क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी? गर्म जलवायु होगी। तो समझिएगा, ये है हमारी कर्क रेखा, कर्कवृत्त, और ये हमारी मकर रेखा, और ये क्या है? विषुवत रेखा। तो सूर्य का जो प्रकाश है एक वर्ष में भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, और कर्क रेखा से पुनः भूमध्य रेखा से मकर रेखा से पुनः विषुवत रेखा, एक वर्ष में 12 महीने में सूर्य का प्रकाश इसी क्षेत्र में चमकता
होता रहता है। सूर्य का प्रकाश नहीं कहेंगे, सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें, सूर्य प्रकाश की सीधी किरणें या लंबवत किरणें एक वर्ष में सिर्फ इसी क्षेत्र में पड़ती हैं। सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें, प्रकाश नहीं कहेंगे, ठीक है। तो सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र में ही पड़ती हैं। तो यह जो क्षेत्र है ये कैसा होगा, यह जो क्षेत्र होगा कैसा होगा, गर्म जलवायु वाला क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी, गर्म जलवायु। इस कारण कर्क रेखा, इस कारण कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय क्षेत्र या जोन कहते हैं। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य सूर्य का प्रकाश या सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें एक वर्ष में यही विचलन करती हैं। इस कारण इस क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है, गर्म होती है। इस गर्म जलवायु होने के कारण, उस मतलब होती है गर्मी, उस गर्म जलवायु होने के कारण इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक, इतनी चीज समझ में। क्यों सूर्य की किरणें इसी क्षेत्र में लंबवत पड़ती हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने अक्ष में घूर्णन करती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। उसका कारण क्या है, पृथ्वी की परिक्रमण गति, ठीक है, और घूर्णन गति। फिर समझिएगा, अब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इस कारण इसका, इन रेखाओं का नाम विशिष्ट रूप से रखा गया है। इस क्षेत्र की जलवायु के कारण इस क्षेत्र का नाम विशिष्ट रूप से रखा गया है। अब जो हमारा भारत है, हमारा भारत यहाँ पास उपस्थित है, समझिए। यहाँ पास है आपका भारत। अब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो आपके भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है कर्क रेखा के नीचे आ जाता है। तो इस क्षेत्र की भी जलवायु कैसी होगी, उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी। तो आपके तो संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय हो जाती है, क्योंकि हिमालय की हवाएं नहीं आ पाती। वहाँ चीन से होकर जो हवाएं होती हैं वो आपके हिमालय पर्वत से टकराकर मुड़ जाती हैं, भारत में नहीं प्रवेश कर पाती, ठीक है। तो आपके भारत से कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, तो भारत भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गर्म जलवायु वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह जो क्षेत्र है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कैसा होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फिर आगे चलते हैं 66.5 डिग्री। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश या आर्कटिक रेखा। और यहाँ 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जिसे हम कहेंगे अंटार्कटिक रेखा। देखिए, जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इनका नाम आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा क्यों रखा गया? देखिए, यहाँ पास यह जो क्षेत्र है जहां से यह रेखा गुजरती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यहाँ आर्कटिक महासागर स्थित है, ठीक है। यहाँ कौन सा महासागर स्थित है, आर्कटिक महासागर स्थित है। आर्कटिक महासागर से होकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। इस कारण इस रेखा को आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। और जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, यह अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इस कारण इस रेखा को अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। यहाँ आर्कटिक महासागर है, यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है जो पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, ठीक। अब यह जो क्षेत्र है, अब देखिए, सूर्य की प्रकाश की लंबवत किरणें वर्ष में एक वर्ष में कहाँ चमकती रहती हैं, इन क्षेत्रों में ही चमकती रहती है। अब इधर तो उनकी लंबवत किरणें नहीं आ पाती, सीधी किरणें सूर्य प्रकाश में नहीं आ पाती, लेकिन सूर्य प्रकाश तो आता है ना, सूर्य की किरणें तो आती है ना, लंबवत किरणें नहीं आती, लेकिन सूर्य प्रकाश आता है। सूर्य प्रकाश आता है, इस कारण इस क्षेत्र का जो यह जो क्षेत्र है कर्क रेखा से लेकर
आर्कटिक रेखा तक और मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक रेखा तक। यहाँ कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक रेखा और मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। तो यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जलवायु कैसी हो? मकर रेखा से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या अंटार्कटिक रेखा तक का जो क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु कैसी हो? सामान्य जलवायु होती है। मतलब यहाँ ज्यादातर ठंडी ज्यादा पाई जाती है। कर्क रेखा के उत्तरी वाले क्षेत्रों में ठंडी ज्यादा पाई जाती है, लेकिन यहाँ की जलवायु कैसी होती है? सामान्य गर्म और समान ठंड, समान गर्म और या समान गर्म और समान ठंड। कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक रेखा और मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक रेखा, यहाँ की जलवायु कैसी होती है? समान गर्म या समान ठंड, समान गर्म समान ठंड। और इस प्रकार की जलवायु, जैसे गर्म जलवायु के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं, लेकिन ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र की जलवायु समान गर्म और समान ठंडी वाली हो, उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र, समशीतोष्ण समशीतोष्ण जलवायु है। समशीतोष्ण का मतलब होता है समान, सम मतलब समान, शीत समान शीत और समान उष्ण मतलब समान शीत समान ठंडी। शीत का मतलब होता है ठंडी और उष्ण मतलब गर्मी, तो समान शीत और समान उष्ण। इस क्षेत्र को हम कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक रेखा तक के बीच का जो एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र को भी हम क्या कहेंगे? समान गर्म और समान ठंड वाला क्षेत्र। जो मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा वाला क्षेत्र है, इसको भी हम क्या कहते हैं? समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र। इतनी चीज समझ में आई कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्षेत्र समशीतोष्ण, क्योंकि यहाँ समान गर्म समान ठंड, क्योंकि सूर्य प्रकाश पहुंचता है, सूर्य प्रकाश तो पहुंचता है लेकिन उसकी लंबवत किरणें नहीं पहुंच पाती, इस कारण यहाँ समान गर्मी समान ठंडी होती है और इस क्षेत्र को समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र कहते हैं। वही कंडीशन मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक रेखा के मध्य होती है और यहाँ की भी जलवायु कैसी होती है? समशीतोष्ण जलवायु होती है। अब आगे बढ़ते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर, मतलब ये जो क्षेत्र है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे का जो क्षेत्र है, यानी ध्रुवों तक का क्षेत्र, ध्रुवीय जो क्षेत्र होता है, 66.5 डिग्री के उत्तर का क्षेत्र और 66.5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र। अब इस 66.5 डिग्री उत्तर से लेकर ध्रुव यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो ये क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में आपको कंडीशन ऐसी होती है कि 6 माह सूर्य दिखाई देता है, 6 माह सूर्य ही नहीं दिखाई देता। ये इस पे सूर्य की कंडीशन निर्भर नहीं होती। इसमें मैंने बताया पृथ्वी का 13.5 डिग्री अपने अक्ष में झुका होना, घूर्णन करना और सूर्य की परिक्रमा करना, ये सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। इस कारण 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी आर्कटिक रेखा से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र होता है, यहाँ 6 माह सूर्य ही नहीं दिखाई देता, 6 माह सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को हम शीत क्षेत्र कहते हैं, यानी यहाँ ज्यादातर
बर्फ जमा होता है और ठंडी तो बहुत ही पाई जाती है। और उसी प्रकार यहाँ नीचे का भी क्षेत्र अंटार्कटिक रेखा के जो नीचे का क्षेत्र है जहाँ पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप बसा हुआ है, तो उसमें भी यही कंडीशन होती है और इस क्षेत्र को भी हम क्या कहते हैं, शीत क्षेत्र। ठीक, तो हमने तीन चीजें पढ़ी है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा का जो ये क्षेत्र होता है सूर्य प्रकाश की यहाँ लंबवत किरणें पड़ती हैं। इस कारण इस क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है, गर्म होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र कहलाता है। फिर कर्क रेखा से ऊपर जाने पर 66.5 डिग्री जिसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं, वह क्षेत्र में सूर्य प्रकाश पहुंचता है परंतु लंबवत किरणें नहीं पहुंचती है वहाँ। इस कारण यहाँ समान गर्म होता है और समान ठंडी भी पड़ती है। इस कारण इसकी यहाँ की जलवायु कैसी होती है, समशीतोष्ण, समान ठंडी और समान गर्मी। और उसके ऊपर जाने पर 66.5 के ऊपर 90 तक जाने पर पूरा सूर्य का प्रकाश 6 माह पड़ता है, 6 माह नहीं पड़ता। इस कारण यह क्षेत्र शीत क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार नीचे भी यह क्षेत्र शीत क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए इन रेखाओं का हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान, इन रेखाओं का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है आपकी पृथ्वी में, कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी पृथ्वी में ताप का निर्धारण, उष्मा का निर्धारण भी कर्क रेखा कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहती हैं। तो हमने तीन चीज पढ़ी, दूरियां भी अक्षांश रेखाएं बताती हैं, किसी भी स्थिति या बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन भी अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाओं के माध्यम से ज्ञात करती हैं, और ताप और उष्मा का निर्धारण भी अक्षांश रेखाएं करती हैं। तो इनका इतना महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है। तो हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और अंटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम ध्रुवीय रेखा, ध्रुवीय बिंदु भी कहते हैं, चाहे दक्षिणी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन सारी रेखाओं के बारे में अच्छी तरीके से समझा, ठीक है। तो आज लगभग सारी चीजें हमने अच्छी तरीके से क्लियर कर ली हैं। इस पे जो भी चीजें रह गई हैं एक चीज मैं बताने को भूल गया हूं, जो कर्क रेखा कभी-कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर किस दिन पड़ती हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर किस दिन पड़ती है। तो कर्क रेखा पर सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें जो होती हैं 21 जून, सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं, सीधे तौर पर 21 जून को पड़ती है, ठीक। और मकर रेखा पर सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें कब पड़ती हैं, 22 दिसंबर को। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ठंडी के दिनों में जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच विचलन करती है, और गर्मी के दिनों में जो आपकी सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें हैं भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर विचलन करती है। तो 21 जून को सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं और 22 दिसंबर को सूर्य प्रकाश की लंबवत किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ अक्षांश रेखा को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पाए लोगों की, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगली क्लास में हम देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छी